गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लास को कंटिन्यू करते हुए इसके दूसरे पार्ट को लेकर के उपस्थित हूँ। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। और कुछ समय पश्चात आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड भी करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी वर्तमान में आप लोगों को करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल रही है, हिंदी की सीरीज़ मिल रही है, साथ में यहाँ पर पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्लास मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको समय समय पर जो रीजनिंग का क्लास है वो भी मिल रहा है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों की चर्चा की जा रही है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेकंड मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात सबसे पहली चर्चा हमने किया था 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। हमने कहा स्टॉकहोम सम्मेलन में दो विवाद था अतीत का, उसी विवाद का समाधान किया गया। एक विवाद था निश्चयवाद और एक संभववाद के मध्य का विवाद था। दोनों अपने विचारधारा को सर्वोपरि मानते थे, जिसके कारण समाज में एक विसंगति की भावना उत्पन्न हो रही थी। उसका समाधान करने के लिए कई अतीत में कार्य किए गए थे। उसी में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वह 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए थी और उसी को हमने समझा है। उसमें यह बताया गया था कि हम लोग प्राकृतिक या प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। और वहाँ पर बताया गया था 26 प्रिंसिपल बताए गए थे और 3 नियम बताए गए थे। 3 नियम जो थे उसमें सबसे पहला नियम था ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और ऑप्टिमम डेवलपमेंट, जिसके अर्थ को हमने बेहतर तरीके से समझा था। लेकिन हमने आपसे यह भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है हर सिद्धांत की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। क्यों उसमें कुछ न कुछ खामियां आ जाती हैं और उस खामियों का लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन के साथ, अर्थात इसके द्वारा जो अतीत में बताए गए नियम थे उस नियम को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन्हांसमेंट करने के लिए कालांतर में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिस रिपोर्ट का नाम है वर्टलैंड रिपोर्ट। वर्टलैंड रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आज हमको समझना है। अगर बात किया जाए तो इस रिपोर्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, जिससे स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा बताए गए सिद्धांत को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान की जाए। बिल्कुल सही। यह जो रिपोर्ट है, वैसे वर्टलैंड महोदय जो हैं यह नॉर्वेजियन की पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो एक कमेटी बनाई गई थी और यह कमेटी बनी थी 1983 में। इस कमेटी के अध्यक्ष वर्टलैंड महोदय महिला हैं और इनका उद्देश्य क्या था इस रिपोर्ट का? इसका उद्देश्य जो रखा गया था वो था टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। क्या? टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो आपको स्पष्ट रखना है इसका संबंध किससे है? टिकाऊ विकास से। टिकाऊ विकास को परिभाषित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कब? 83 में। उस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? वर्टलैंड महोदय को। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस टिकाऊ विकास को परिभाषित करें, जिससे जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा बताया गया 3 नियम था उसको और ज़्यादा हम सुदृढ़ता प्रदान कर दें। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई कि इसका क्या अर्थ है। अब बात आती है कि यह जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, यह रिपोर्ट कब पब्लिश होती है? 1987 में। यह रिपोर्ट पब्लिश होती है 87 में। कमेटी कब बनी है? 83 में। प्रश्न खूब पूछा गया है, हर सेगमेंट से पूछा गया है। आप अतीत के प्रश्नों को उठा के देख लीजिए, प्रत्येक तथ्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम प्रत्येक तथ्य को पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम कॉन्सेप्ट समझ लें,
कॉन्सेप्ट समझने में हो सकता है थोड़ी असुविधा हो क्योंकि टाइम लंबा लगता है, लेकिन यदि एक बार आपने प्रयास करके कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रश्न कितना भी घुमाएगा फिर भी प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और आज कॉन्सेप्ट हम इसका क्लियर कर लेते हैं कि वर्टलैंड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 83 में, जिसका टारगेट था कि टिकाऊ विकास को परिभाषित करना, और इन्होंने टिकाऊ विकास को परिभाषित किया कब? 87 में। और किसके माध्यम से? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो टिकाऊ विकास की परिभाषा, ध्यान रखिएगा किसकी? टिकाऊ विकास की परिभाषा किस पत्रिका के माध्यम से पब्लिश हुई है, इसके विषय में हमको समझना है। यह है आवर कॉमन फ्यूचर। तो हम कह सकते हैं आवर, ये भी पूछा जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया। तो इसका तात्पर्य है 3 तथ्य एक ही से संबंधित हैं। 3 तथ्य एक ही के, कह सकते हैं एक सिक्के के 3 पहलू हैं। आपको वर्टलैंड रिपोर्ट का संबंध आवर कॉमन फ्यूचर से है, आवर कॉमन फ्यूचर का संबंध टिकाऊ विकास से है, टिकाऊ विकास का संबंध किससे है? वर्टलैंड रिपोर्ट से है। अर्थात तीनों का संदर्भ एक ही है। मेन कॉन्सेप्ट था टिकाऊ विकास, इसको जब परिभाषित किया गया तो किस पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया है? तो आवर कॉमन फ्यूचर। किसने पब्लिश किया है? तो वर्टलैंड महोदय ने। तो इस आधार पर आपको तीनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पर इस्तेमाल करना है, और प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है। दे देगा कि आवर कॉमन फ्यूचर का संबंध किससे है, नीचे विकल्प दे देगा, आवर कॉमन फ्यूचर, द फ्यूचर वी वांट, और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे 3-4 शब्द देगा और कहेगा इससे मिलान करो। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए टिकाऊ विकास का संबंध किससे है? आवर कॉमन फ्यूचर से है, और इसी का संबंध वर्टलैंड रिपोर्ट से है। तो इन्होंने बताया क्या? भाई बात हो गई कि ठीक है वर्टलैंड बनाया गया, कब बनाया गया, कब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट किस पत्रिका के माध्यम से आई, ये बातें तो हो गई, लेकिन इन्होंने पत्रिका में ये टिकाऊ विकास की परिभाषा बताया क्या? तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको स्टॉकहोम सम्मेलन स्पष्ट है तो स्टॉकहोम सम्मेलन के ही तथ्यों को यहाँ पर जोड़ करके एक नया सिद्धांत बनाया गया है। इसलिए अब हमको टिकाऊ विकास को समझने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के तथ्य को पता होना चाहिए। क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर पहला शब्द तो यही कहा गया है। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट वाइज बताते हैं, लेकिन आपको इसको पैराग्राफ में लिख लेना है, जैसे भी आपको समझ में लगे ठीक आप करिएगा। करना क्या है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि आर्थिक विकास की जब नीति आप बनाएं, क्या आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करते समय हमको इस प्रकार से नीति का सुनियोजन करना है कि जिससे समाज के, क्या समाज के अंतिम पायदान पर, ध्यान रखिएगा, समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित समुदाय का हित सुनिश्चित हो। क्या हो? हित सुनिश्चित हो। ध्यान रखिएगा, शब्द को पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा आपको हो सकती है, इसलिए हम शब्दों को पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कि अगर आप लिख ना पाएँ किसी शब्द को तो समझ लीजिएगा कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का या समुदाय का हित सुनिश्चित होना चाहिए। अर्थात जब हम किसी भी आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करें तो हमको इस प्रकार से नीति का सुनियोजन करना है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो उपस्थित समुदाय या वर्ग है उसका हित सुनिश्चित होना चाहिए। पहला बिंदु है। ऐसा ना हो कि हम विकास की नीति तो बनाएं लेकिन किसी एक ही वर्ग का केवल हित संरक्षित हो, शेष वर्ग वंचित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ऐसी नीति बनानी है कि समाज का जो अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग है, अर्थात जो सबसे शोषित वंचित तबका है, उसका भी हित संरक्षित होना चाहिए। ये बात इस वर्टलैंड रिपोर्ट में बताई गई है। दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा ये बताया गया है कि हमको पारिस्थितिकीय दक्षता, क्या पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रख करके, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। अर्थात
यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करें तो यह सुनिश्चित करें कि पारिस्थितिकीय दक्षता का हित भी संरक्षित होना चाहिए। पारिस्थितिकीय दक्षता का क्या तात्पर्य है, इसको भी थोड़ा अब हम समझ लेते हैं तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि पारिस्थितिकीय दक्षता इससे पूर्व भी एक संदर्भ में आता है और वो संदर्भ है, हम आपको कह सकते हैं, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ा जाता है, जिसका नाम है दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल। उस दसमन के त्रिभुजाकार मॉडल में पारिस्थितिकीय दक्षता की चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ पर पारिस्थितिकीय दक्षता का क्या संदर्भ है ये हम आपको पहले समझा देते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो हमारा उपभोग की दर है, क्या उपभोग की दर पुनर्उत्पादन की दर से या तो कम हो या तो बराबर हो, या तो कम हो या तो बराबर हो। इसका तात्पर्य है कि सपोज दैट हर प्राकृतिक संसाधन के एक पुनरुत्पादन की दर होती है और अगर हमारा कंजम्पशन लेवल उसके पुनरुत्पादन के लेवल से बढ़ जाएगा तो हमारा संसाधन समय से पूर्व ही खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया 10 क्विंटल, तो ये 10 क्विंटल जो गेहूं है आपके परिवार का 1 साल तक का भरण पोषण करेगा। लेकिन आप इस गेहूं का यदि कंजम्पशन 5 महीने में ही कर ले गए तो अब शेष 7 महीने आप गेहूं के अभाव में जीवन व्यतीत करेंगे। इसका तात्पर्य यही है। तो इसका तात्पर्य है कि जो हमारा उपभोग है यह पुनरुत्पादन की दर से या तो कम हो या इक्विवेलेंट हो। ध्यान रखिएगा, अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हो गया तो इसका तात्पर्य है हम पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में नहीं रखे हैं। तो इसका तात्पर्य है जब हम किसी भी आर्थिक विकास की नीति का निर्धारण करें तो जिस प्राकृतिक संसाधन से उस आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संचालित किया जाना है उस प्राकृतिक संसाधन का हम इस प्रकार से दोहन करें कि हमारा जो उपभोग है यह पुनर्उत्पादन की दर से कम ही रहे या इक्विवेलेंट रहे, तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है यह सस्टेनेबल की कैटेगरी में आ जाता है। किस कैटेगरी में आ जाता है? सस्टेनेबल की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा बिंदु कहा गया। और तीसरा बिंदु कहा गया है कि हमको भावी पीढ़ियों का हित संरक्षित करना है। क्या करना है? भावी पीढ़ियों का हित संरक्षित करना होगा, संरक्षित करना। यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ दें आपस में तो एक सेंटेंस बनेगा और वो सेंटेंस ये होगा कि हमको ये कहना है कि आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करते समय हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित संरक्षित हो, साथ में पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रख करके हम इस प्रकार से योजनाओं को सुनिश्चित करें कि जिससे भावी पीढ़ियों का भी हित संरक्षित या हित सुनिश्चित हो सके। अगर हमारा उपभोग पुनर्उत्पादन की दर से कम होगा तभी तो मेरे पास कुछ स्टॉक बचेगा, और जब कुछ स्टॉक बचेगा तो यह स्टॉक फिर अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अर्थात हमारा उपभोग क्या होना चाहिए? पुनर्उत्पादन से कम ही होना चाहिए, तो जाके हमारी भावी पीढ़ियों का हित सुरक्षित होगा। ये सब बातें इस वर्टलैंड रिपोर्ट में बताई गई हैं। अर्थात यही सब मिला जुला के जो सेंटेंस बनता है इसी को हम कहते हैं टिकाऊ विकास। क्या कहते हैं इसी को? टिकाऊ विकास। और यही टिकाऊ विकास वर्तमान का जो है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक हम पहुँचे हैं वो सब कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसमें अब एक नया सेगमेंट ऐड कर दिया गया। बाकी सभी सेगमेंट आप स्टॉकहोम सम्मेलन के इसमें देख सकते हैं, लेकिन एक सेगमेंट यही नवीन है जो है कि भावी पीढ़ियों का हित क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए। इससे अब हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक नया सेगमेंट जुड़ गया है। तो इस सेगमेंट को जोड़ने का कार्य कौन किया है? यही वर्टलैंड रिपोर्ट ने किया है। तो आपसे बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्टलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है?
टिकाऊ विकास से है, जिसको हम संधारणीय विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी का नाम है संधारणीय विकास। स्पष्ट रखिएगा, कभी काल पूछा जाता है। इसी को कहते हैं संधारणीय विकास। आपसे पूछा जा सकता है कि संधारणीय विकास की सबसे पहली बार चर्चा कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वर्टलैंड महोदय के द्वारा की गई थी। किस पत्रिका में की गई थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर पत्रिका में की गई थी। इतनी बातें यदि आप याद रखते हैं तो प्रश्न कितना भी घुमाएगा टहलाएगा, यकीन करिएगा प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। यहाँ तक तो बातें चली हैं। इसके पश्चात कुछ और भी बातें होने लगी हैं, अर्थात हमारे परिवेश में कुछ ऐसी भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी अब जिसका समाधान करना आवश्यक हो गया। क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई, थोड़ा उसकी अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम इसी प्रकार से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे और आज तक की घटनाओं को समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए कि जिससे कॉन्सेप्ट आपका स्पष्ट हो जाए और प्रश्न भी बेहतर तरीके से बन जाए। क्योंकि यदि तथ्य याद करेंगे तो प्रश्न कम बनेगा, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न बहुत बन जाएंगे। तो होता क्या है, 1980 तक, कब? 1980 तक आते आते अतीत में मनुष्य ने इतना भौतिकता को महत्व दे दिया था कि 1980 तक आते आते जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, क्या? जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमको कह सकते हैं एक्सट्रीम जलवायु की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम मतलब होता है कि चरम, तो कह सकते हैं चरम मौसमी दशाएं देखने को मिलने लगती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इसका तात्पर्य है कि 80 तक जलवायु परिवर्तन के लक्षण हमको नजर आने लगे। क्या नजर आने लगे? हमको चरम मौसमी दशाएं देखने को मिलने लगी। चरम का तात्पर्य है अगर ठंडा हुआ तो एक्सट्रीम ठंडक, गर्मी है तो एक्सट्रीम गर्मी, वर्षा है तो एक्सट्रीम वर्षा, चक्रवात है तो एक्सट्रीम चक्रवात, अर्थात जो भी घटनाएं घटित हो रही बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और बहुत चरम हो रही, अर्थात उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। ये सब घटनाएं 1980 तक हमको सामान्य तौर पर देखने को मिलने लगा। तो जब ये समस्याएं देखने को मिलने लगी तो वैश्विक स्तर पर इसके प्रति चिंता जागृत हुई कि अब इसका हमको एक प्रकार से अध्ययन करना होगा कि ये सब जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसके पीछे कारण क्या है। आज हम लोग कह रहे हैं ना कि जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ये है, वो है, लेकिन उस समय तक इसके विषय में हमको स्पष्टता नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सब एक्सट्रीम या चरम मौसम की दशाएं देखने को मिल रही थी 1980 तक, इसका अध्ययन करने के लिए, अर्थात जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, क्या? उत्तरदायी घटकों का विस्तृत, क्या? विस्तृत अध्ययन करने के लिए, क्या? करने के लिए एक पैनल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक पैनल बनाया गया। उस पैनल का नाम था IPCC। कब बनाया गया? 1988 में। ये आप स्पष्ट रखिएगा। अर्थात IPCC के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। हमने कहा कि 1980 तक आते आते जो मौसम में होने वाली विसंगतियां थी वह एक्सट्रीम हो गई, चरम हो गई, और इसके लिए उत्तरदायी जो जलवायु परिवर्तन था उसी का विस्तृत अध्ययन करने के लिए यह पैनल बनाया गया कि ये सब घटनाएं क्यों घटित हो रही, इसका हमको एक प्रॉपर आंकड़ा चाहिए, है ना। तो उसी के लिए बनाया गया है IPCC। तो IPCC कब बनाया गया? 88 में, अर्थात 87 के बाद की घटना है 88 की।
तो 88 में पैनल बनाया गया। इस पैनल ने किया क्या है, थोड़ा इसको आज हम समझते हैं, इसको आज समझ लेते हैं। बाकी और शेष घटनाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। और IPCC वैसे एक बहुत प्रोमिनेंट संस्था है और यहाँ से प्रश्न तो किसी ना किसी रूप में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रत्येक यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं। हाँ, प्रश्न आए या ना आए ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिकता तो आपको करंट में मिलती है कि जिस विषय वस्तु की चर्चा हाल फिलहाल में होती है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना हमको सब चाहिए। तो हमने आपसे डिस्कस किया कि IPCC बनता कब है, तो 1988 की ये घटना है। इसका पूरा नाम है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, अर्थात एक पैनल बनाया गया। पैनल में जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो लोग इसमें भाग लेंगे, तो इस पैनल में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये पैनल जो होगा यह इंटर गवर्नमेंटल होगा। कैसा होगा, इंटर गवर्नमेंटल होगा। इंटर गवर्नमेंटल का तात्पर्य होता है इंटर गवर्नमेंटल, इसका तात्पर्य होता है कि इसमें किसी एक सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अर्थात एक से अधिक सरकारों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल। तो इस पैनल, ये जो पैनल है यह इंटर गवर्नमेंटल है, जिसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, कौन, बुद्धिजीवी वर्ग पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन करेंगे, तो इसमें भूगोलवेत्ता लोग करेंगे। कौन करेंगे, भूगोलवेत्ता, जलवायु विज्ञानवेत्ता, स्पेशली जलवायु विज्ञान वेत्ता, या हम कह सकते हैं इस विषय वस्तु से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं सब इससे संबंध रखते हैं। जिनका भी विशेष रुचि है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, वे सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भूगोलवेत्ता हो गए, जलवायु विज्ञानवेत्ता हो गए, फिर बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वे लोग क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन पार्टिसिपेट किसी एक गवर्नमेंट के यहाँ पर सदस्य मतलब नहीं रहेंगे, बल्कि इंटर गवर्नमेंटल होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की घटनाएं किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं है, किसी एक राष्ट्र की नहीं है, बल्कि क्या है, पूरे विश्व की है। तो इसलिए पूरे विश्व समुदाय को इसमें शामिल किया गया कि आप सभी लोगों के यहाँ से जो वॉलंटियर लोग हैं वे लोग पार्टिसिपेट करें और अपना अध्ययन करें, और अध्ययन करके एक रिपोर्ट पब्लिश करें। तो होता क्या है, यह पैनल बनाया जाता 88 में। उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जितने भी घटक हैं उन घटकों का विस्तृत अध्ययन किया जाए और अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाया जाए। तो स्पष्ट आपको होना चाहिए। अब मान लेते हैं भारत का आपको आंकड़ा चाहिए, तो भारत का आंकड़ा, यदि भारत का कोई बुद्धिजीवी वर्ग, कोई भूगोलवेत्ता, कोई जलवायु विज्ञानवेत्ता अगर करेगा तो इसका आंकड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, या US का कोई भूगोलवेत्ता इसका अध्ययन करेगा तो ज़्यादा आंकड़ा एथेंटिक होगा। अगर कोई भारतीय करेगा तो आंकड़ा ज़्यादा एथेंटिक होगा, क्योंकि इसको अपने देश के विषय में ज़्यादा जानकारी होगी। तो इसलिए यह इंटर गवर्नमेंटल है कि प्रत्येक राष्ट्र जो जो चाहते हैं वे लोग अपना वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन करें और इस अध्ययन में अपना पार्टिसिपेशन करें। तो इस प्रकार से बहुत से भूगोलवेत्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, जलवायु विज्ञानवेत्ता इस पैनल में अपना कंट्रीब्यूशन दिए और अपने अपने क्षेत्र का अध्ययन किया। इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र का अध्ययन किया और अध्ययन करके एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। होता क्या है, पैनल है, पैनल में बहुत से लोग पार्टिसिपेट किए, सबकी रिपोर्ट आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी रिपोर्ट है सबको पब्लिश किया जाएगा, उसमें अब एक कॉमन रिपोर्ट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, कॉमन रिपोर्ट। तो इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इन सभी लोगों के सहयोग से जो आंकड़ा इकट्ठा होता है उन आंकड़ों को एक विश्लेषणात्मक तरीके से उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है और उस रिपोर्ट का नाम होता है, इसके माध्यम से जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट का नाम होता है असेसमेंट रिपोर्ट। क्या होता है, उसे कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। स्पष्ट रखिएगा, असेसमेंट रिपोर्ट। और IPCC की जो पहली रिपोर्ट आई यह आई है 1990 में आई है। कब आई है, 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट आई है। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी रिपोर्ट आई है AR2 यह 1995 में आई है। इसकी जो तीसरी रिपोर्ट आई है AR3 यह आई है 2002 में।
अगली जो रिपोर्ट आई है AR4, यह आई है 2007 में। अगली जो रिपोर्ट आई है AR5, यह आई है 2014 में। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है AR6, यह वर्तमान में आई है, जिसकी बात अब हम लोग कर रहे हैं 2023 में। तो यह लेटेस्ट रिपोर्ट है। और जो 2007 वाली रिपोर्ट है AR7, यह रिपोर्ट इतनी एथेंटिक थी, इतना ज़्यादा यह प्रमाणित थी, अर्थात इतना यह शांतिप्रिय थी कि इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला इसको? शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कोई संस्था इतनी एथेंटिक है कि उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो स्पष्ट रखिएगा वह संस्था कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, हमको इसी बात से अंदाज़ा लगाना है। यह नोबेल पीस प्राइज़ पा चुकी है। तो इसका तात्पर्य है IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करती है और अध्ययन करके एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे बहुत सारे योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। और इसी की जो पहली रिपोर्ट आई है 1990 में, इसी के आधार पर, पहली रिपोर्ट के आधार पर जो कह सकते हैं एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, उसी सम्मेलन का नाम है रियो सम्मेलन, या इसी को हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। और यह कब आती है? 1992 में यह सम्मेलन होता है। तो हमको अगला जो डिस्कशन करना है वह डिस्कशन करना है पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन। और हम जब 1923 में 2023 में पहुंचेंगे, तब जाके इस AR6 का अध्ययन करेंगे। AR6 अभी हम नहीं पढ़ेंगे। बस हमने बता दिया कि IPCC की रिपोर्ट आती है। अभी तक 6 रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, तीसरी, चौथी, सब रिपोर्ट कब आई, सब हमने डिस्कस कर दिया। हमको सिर्फ इसकी 2 रिपोर्ट को जानना है। एक रिपोर्ट इसकी 2014 वाली और एक रिपोर्ट जो 2023 की है। 2 रिपोर्ट को हमको पढ़ना है। दोनों रिपोर्ट में क्या बातें डिस्कस की गई हैं, हम जब 2014 और 2023 में पहुंचेंगे तो जाके डिस्कशन करेंगे। अभी तो मेरी कहानी 1988 में चल रही है, अर्थात IPCC की थी। और अगली अब जो कहानी स्टार्ट होने वाली है, वो कहानी स्टार्ट होगी 1992 का रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन। और इसको अब हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।